दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखना बट सीखने के हिसाब से। बाकी दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें हमने आज के मार्केट की सिचुएशन को डिस्कस किया है। साथ में 4 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स आज काफी गिरे हैं, उसके ऊपर डिटेल में बातचीत की है। एक बड़ी खबर जो मैं आपको दे चुका हूँ कि यूएस अटैक करेगा ईरान के ऊपर जल्द ही। इसी के साथ में एक और अपडेट मैं आपको यहीं पे देना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो रशिया की तरफ से भी धमकी आ चुकी है कि रशिया फिर यूएस पर अटैक कर देगा। तो काफ़ी बड़ी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी फियरफुल है, और उसको लेकर मार्केट का सेंटिमेंट अभी के समय काफ़ी डरा हुआ है, काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। जैसा कि दोस्तों आपको बताइए कि आज के दिन यूएस के मार्केट की छुट्टी है, अवकाश है, तो हम यूएस के फ्यूचर्स को देखते हैं। एक डेटा मैंने आपको दिया था अभी स्टार्टिंग वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि यूएस का फ्यूचर जैसे ये न्यूज़ आती है 200 पॉइंट्स नीचे चल जाता है। तो अभी के समय 364 पॉइंट नीचे है। नेस्टेक के फ्यूचर को भी चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे 232 पॉइंट्स की गिरावट है, यानी 1% का डिप आप इसमें भी नोट कर सकते हैं। तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अब देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्केट सबसे पहले ये देखता है कि इसका कितना डैमेज हो सकता है कंपनीज के ऊपर। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देके चलता हूँ, रशिया यूक्रेन की वॉर अभी भी चल रही है, 1000+ दिन हो चुके हैं। तो क्या वापस से मार्केट ऊपर नहीं गया? क्या मार्केट रशिया यूक्रेन से अभी तक नीचे ही है? ऐसा नहीं है, मार्केट के अंदर रिकवरी आई थी, मार्केट के अंदर रिवर्सल हुआ था, तेजी मार्केट ने पकड़ी थी, उसके बाद वापस से मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो रशिया यूक्रेन का जो बॉटम बना था उससे मार्केट काफ़ी ऊपर है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे बन चुके हैं इन्वेस्टर्स के। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट ये एंटिसिपेट करता है, मार्केट ये देखने की कोशिश करता है कि इसका कितना डैमेज हो सकता है। रशिया यूक्रेन के चलते एक इन्फ्लेशन वाला माहौल हमने देखा, वो इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ गया, और उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट मार्केट मतलब ये जो दुनिया होती है, सिचुएशन के हिसाब से सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देती है, और जो इन्फ्लेशन था उसके सॉल्यूशन निकलने शुरू हो गए। उसके बाद में रशिया यूक्रेन की फाइट का कोई भी असर मार्केट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन दोस्तों अभी भी है। ये जो वॉर चल रही है इसका भी एक इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का, और कितना इम्पैक्ट होगा उस हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा। और जहाँ पे भी मार्केट को लगेगा कि यहाँ पे इम्पैक्ट हो चुका है, खत्म, प्राइस इन सब चीज़ें हो चुकी है, तो वहाँ पे बॉटम बन के मार्केट वापस से ऊपर जाना शुरू करेगा। अब ये कहाँ पे होगा किसी को नहीं पता है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा होगा, और जल्दी ऐसा होगा, क्योंकि मार्केट फ्यूचर को देखता है। मार्केट वेट नहीं करेगा कि मार्केट की जो ये जो वॉर चल रही है वो खत्म हो, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाए। कोविड के अंदर भी हम देख चुके हैं कि लॉकडाउन हटने से पहले ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला गया था। तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, अभी भी होगा, लेट्स सी कि कब होता है। बाकी जो इन्वेस्टर्स है वो डेफिनेटली अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे, कंपनीज में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, जो भी उनको सही लगता है। दोस्तों, अब कल के मार्केट के ऊपर थोड़ी सी स्टडी करते हैं, देखते हैं पॉवेल साहब ने क्या बोला और उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट को झेलना पड़ा। अब देखिए, 2:30 बजे के आसपास की न्यूज़ है, पॉवेल की कमेंट्री आती है और उसके बाद में मार्केट नीचे चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल में मेंशन कर रखा है कि पॉवेल जी ने कहा था कि इन्फ्लेशन की जो वार्निंग है मैं आपको अभी भी देना चाहूंगा, और उसकी वजह से यूएस के जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं और साथ में एशियन स्टॉक्स हैं वो आज नीचे गए। तो एक रीज़न ये भी है। आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेंशन कर रखा है कि जो टैरिफ लगा है उसका हर्जाना एंड में जाके कस्टमर को ही भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज करेंगे, इन्फ्लेशन होगा, तो इसी वजह से रेट कट यहाँ पे नहीं करा, और आगे डेटा का वेट ये कर रहे हैं। ऐसे नहीं करे कि रेट कट नहीं करूंगा, 2 की एक्सपेक्टेशन इन्होंने दी है, बट इतनी कुछ खास पॉजिटिवली यहाँ पे बातचीत नहीं की है। तो ये इम्पैक्ट है जो आपको यहाँ पे स्टॉक्स में आज देखने को मिला है। साथ में दोस्तों देखें तो चलो, अपने मार्केट तो नीचे है, यूएस के फ्यूचर नीचे है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा तो इसराइल की जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर गए, 52 वीक हाई पर वो पहुंच गए। ऐसा क्यों हो गया? देखो, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ईरान की जो एक मिसाइल है वो अटैक कर चुकी थी स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को। और ऐसा जब भी होता है ना तो नॉर्मली मार्केट नीचे गिरते हैं, लेकिन इसराइल के मार्केट ऊपर चले गए। तो हो सकता है ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम आपसे नहीं डरते हैं, इन्वेस्टर्स का पूरा साथ है उनके मार्केट्स पर, और कुछ खास इम्पैक्ट है भी नहीं एफ का वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर्स है ना उनका दबाव थोड़ा सा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ कंटिन्यू है, इन्वेस्टर्स कंटिन्यू बाय कर रहे हैं लोकल एक्विटीज़ को अनसर्टेनिटी के अंदर। तो यहाँ पे भी देशभक्ति दिखाने की कोशिश पूरी की जा रही है। तो ठीक है, इसराइल के मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, मार्केट है भी इतना बड़ा नहीं जितना इंडिया का बड़ा है, यूएस का मार्केट बड़ा है, तो इतना कुछ खास वहाँ पे डैमेज भी नहीं है। और कंट्री को पता ही है, ये उनके लिए बहुत ही नॉर्मल इस तरह की सिचुएशन, उनको पहले से ही खबर थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से कुछ खास इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। साथ में आप देखोगे तो नोट कर सकते हैं कि बिल्डिंग पर टोटल ईरान ने 25 मिसाइल को लॉन्च किया था, मतलब फ्रेश मिसाइल थी, वो अलग अलग जगह पर जानी थी, तेल अवीव,
स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ मिसाइल्स गिरती है और उसके बाद में स्टॉक मार्केट तेजी में आता है। साथ में दोस्तों एक और बड़ी न्यूज़ आ रही है अभी के समय कि तेहरान को प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि ईरान ने अटैक कर दिया है हॉस्पिटल पर। मतलब जो घायल लोग वहाँ पे पहुंचाए गए थे उनको भी मारने की यहाँ पे कोशिश की है। अब ये पॉलिटिक्स चलेगी, ईरान मना कर रहा है कि हमने तो कहीं और अटैक किया था, वहाँ पे पहुंच गया। इसराइल बोल रहा है कि नहीं, वहीं पे अटैक किया था। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पे लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि किसी तरह से ये वॉर रुकेगी। यहाँ पे एस्केलेशन की ही एक्सपेक्टेशंस हम कर सकते हैं। अब यूएस एंटर नहीं कर जाए, बस वो थोड़ा सा देखना होगा। अब दोस्तों इसके बाद में आते हैं अगली खबर पर। देखो आईपीओ मार्केट अभी इस समय गर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट थोड़ा सा क्या ऊपर चल जाता है, मार्केट के अंदर आईपीओस की बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, एचडीबी फाइनेंशियल की वेटिंग काफ़ी टाइम से थी, इसका आईपीओ आने वाला था। और जो भी हाइप वाले आईपीओ होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा संभल के देखो, ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हैं लोग लिस्टिंग के गेन्स के लिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो ऐसी कंपनीज अच्छी नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत महंगी मिल रही है, क्या ही पैसा कमा लोगे इसके अंदर। एग्जाम्पल देके चलता हूँ, LIC काफ़ी हाइप थी, हुआ क्या, लेने के देने पड़े, रिटर्न्स नहीं बन पा रहे, तब से लिस्ट हुआ है 2-3 साल आई थिंक उसको हो चुके हैं, कुछ वहाँ पे नहीं बना। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये बड़े बड़े नेम्स है लेकिन बहुत महंगे होकर लिस्ट हुए तो नहीं बनते पैसे फिर उसके बाद में। अब एचडीबी फाइनेंशियल की भी दोस्तों ये सिचुएशन मुझको पर्सनली लग रही है। अभी 100 रुपये का प्रीमियम है, कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइस ही अभी तक आया नहीं है। और प्राइस कब आएगा, प्राइस बैंड आपको दिखेगा कल। कल रिवील होगा 20 जून को, देखते हैं क्या प्राइस है, कितने परसेंट प्रीमियम है, क्या वैल्यूएशन है। तो उसके हिसाब से देखेंगे। जो हाइप होता है बहुत ज़्यादा, उसमें नहीं बनते हैं पैसे। अनलिस्टेड मार्केट में जिसने इसको खरीदा होगा उसके हो सकता है थोड़े बहुत पैसे बन रहे हो गए अभी के समय। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है, देखते हैं प्रीमियम कितना है, कैसा है, वैल्यूएशन कैसी, सब कुछ हम चेक करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देके चलता हूँ NSDL का, ये भी अभी बहुत हाइप में है। CDSL अच्छी ग्रोथ निकाल रहा है, तो NSDL की भी आने की चांसेस काफ़ी बढ़ रही है। अब देखिए अनलिस्टेड मार्केट में NSDL कितने का, ये मैं HDB की बात नहीं कर रहा हूँ, NSDL की बात कर रहा हूँ। 24,600 करोड़ का मार्केट कैप है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। शेयर प्राइस कितने की है, 1230 रुपीज़ की है। आईपीओ की वैल्यूएशन 1400 करोड़। ये सब चीज़ें आप ठीक है देख सकते हैं। अनलिस्टेड जोन एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके बाय सेल भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको करनी चाहिए। अगर आपको अनलिस्टेड स्टॉक्स में बाइंग करनी है तो कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसमें से एक ये भी है। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि अगर कोई ऐसी अनलिस्टेड कंपनी आप खरीदते हैं जो मार्केट में अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, ऑब्वियसली जब भी वो अनलिस्टेड है, लेकिन उसको लिस्ट होने में भी कई साल लगेंगे, तो आपके पैसे नहीं बनेंगे जब तक वो लिस्ट नहीं होगी। वो राउंड में इन्वेस्टिंग होती है, जैसे पहले राउंड में आपने कंपनी के स्टॉक लिए तो दूसरे राउंड में आप निकल सकते हैं, वो अलग तरह की इन्वेस्टिंग, उसमें पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे आप उस कंपनी को बाय कर रहे हो। लेकिन अनलिस्टेड जोन के अंदर स्टॉक खरीदते हैं और वहीं पे भी बेचते होगे, जितना एक बार आप चेकआउट कर लेना। लेकिन लिस्ट होने के बाद में ही लोग ज़्यादातर उसको बेचने की कोशिश करते हैं, और काफ़ी लोग अपने पैसे भी गंवाते हैं ऐसी कुछ कंपनी को खरीदने की। वो लिस्ट ही नहीं होती काफ़ी टाइम तक, और लिस्टिंग पर उनके प्राइसेस गिरते हैं। जैसे ओयो की भी हम बात कर सकते हैं, उसका भी मार्केट कैप काफ़ी गिर चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताने की कोशिश जस्ट ये है कि इसका पी रेशियो अभी के समय कितना है, 88 का है। तो क्या ही मिलेगा, सुपर लिस्ट हो सकता है 150 पे 200 पे, उसके बाद में क्या होगा, नीचे जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नेम्स बड़े बड़े हो सकते हैं बट रिटर्न्स बड़े मिले, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वीबीएल के ऊपर डिस्कशन दोबारा से कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो आर्टिकल में मेंशन कर रखा था उसके हिसाब से, कि क्यों स्टॉक अभी नीचे है, प्रॉफिट मार्जिन के दबाव की वजह से। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 5% का झटका जिसमें लगा है, 52 की वैल्यूएशन इसमें हो चुकी है। देखिए न्यूज़ आती है कैंपा कोला की तरफ से, रिलायंस कंज्यूमर की तरफ से, कि रिलायंस कंज्यूमर यहाँ पे 8,000 करोड़ रुपीस डालेगा सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस के अंदर। अब ये तो वैसे भी काफ़ी अग्रेसिवली चल रहे हैं। अब कैंपा कोला वर्सेस पेप्सी, कोका कोला के बीच में कोई टक्कर नहीं है अगर मैं प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से बात करूँ तो। लेकिन प्राइस के हिसाब से टक्कर है, या आधी कीमत पर ये कुछ बेचेगा तो ऑब्वियसली लोग इसको भी खरीदने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये बेट नहीं कर पाए पेप्सी को, लेकिन उसका मार्केट तो खराब कर ही देगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं डीमार्ट और जेप्टो का। जेप्टो प्रॉफिटेबल नहीं है, नुकसान खा के काम कर रहा है, लेकिन डीमार्ट की सेल्स को खा रहा है, तो डीमार्ट भी नहीं चल पा रहा है। तो ये कंपनीज क्या होती है, खुद तो चलती नहीं है लेकिन दूसरी जो कंपनी अच्छी चलती है उसको भी नहीं चलने देती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है वीबीएल को। साथ में दोस्तों आप देखोगे ना, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एक, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे डिटेल में, कि ये जो कंपनी है रिलायंस कंज्यूमर, जो कैंपा कोला की मेन कंपनी, पेरेंट कंपनी है, 10-12 न्यू ग्रीनफील्ड को पैकेजिंग प्लांट लगाने वाली है। अब ये जो राइवल है ना इनके, कोका कोला, पेप्सी नहीं है, बहुत सारी और ऐसी कंपनीज है जो लो प्राइस पर रीजनल ब्रांड्स को बेचती है, मतलब स्टेट टू स्टेट ब्रांड्स होते हैं इनके, उसको भी ये कंपनी टक्कर देने वाली है। आगे चलते हैं।
आप देखोगे ये जो पहले क्रिकेटर थे मुरलीधरन जी, इनके साथ में पार्टनरशिप की है को क्रिएट करने की एक स्पोर्ट ड्रिंक है जिसका नाम है स्पिनर। अब ये 250 ml की बोतल है, ये मिलेगी 10 रुपीज़ में। अब स्टिंग 250 ml की बोतल बेचता है 20 रुपये में, अभी उसने 15 रुपये कर दिए अपने दाम। रिसेंटली मैंने देखा तो 15 रुपीज़ का प्राइस हो चुका है। तो कितना ज़्यादा उनको नुकसान हुआ होगा, कितना मार्जिन के ऊपर डेंट पड़ा होगा। तो वो भी एक रीज़न है स्टॉक के प्राइसेस नीचे आने का। अब ये 15 भी नहीं 10 रुपये में बेचने वाले हैं। तो सोच लो आप कितना, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ मेंशन कर रखा है कि हाफ प्राइस होगा इनके जो राइवल है स्टिंग। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे आई है जिसकी वजह से स्टॉक अभी नीचे है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शन का जो मार्केट करता है स्टॉक्स को लेकर। देखिए वीबीएल की वैल्यूएशन अभी हो चुकी है 50। हम देखें एशियन पेंट्स के अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन थी, कभी 100 पहुंच गया था इसकी वैल्यूएशन पी रेशो, अभी के समय कितना है 50 है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिए, ये ईपीएस की बिल्डिंग है, अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे आप नोट करोगे ना तो कंपनी की अर्निंग्स तो बढ़ रही थी लेकिन वैल्यूएशन आ गई यहाँ पे इतने नीचे। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता चल गया कि ये सब चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर तो इसके प्रॉफिट के मार्जिन घटेंगे, प्रॉफिट भी घटेगा। तो मार्केट बिल्कुल सही गया। आप देख सकते हैं आगे क्या हुआ, ईपीएस गिर गया, अभी भी गिर रहा है, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, तो इस वजह से ये वैल्यूएशन नहीं बढ़ पा रही है। पहले से ही बढ़ना शुरू हो जाएगी अगर मार्केट को पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको बाद में ईपीएस की बिल्डिंग ऊपर जाती हुई देखने को मिलेगी। तो टेक्निकल्स ही यहाँ पे एक इशारा होगा जिससे आप समझोगे कि स्टॉक का क्या ट्रेंड है। न्यूज़ तो है, साथ में टेक्निकल्स भी है। अब देखिए हम वीबीएल का एक्शन देखते हैं। वीबीएल के अंदर भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन है, जहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईपीएस बढ़ रहा है लेकिन वैल्यूएशन गिरी, तो मार्केट को लग रहा है कि आगे चल के इसके नंबर्स खराब आने वाले हैं। अब मार्केट कितना सही जाएगा कितना गलत जाएगा वो आगे चल के पता चलेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना तो कोविड के समय ईपीएस इसका गिर गया था लेकिन वैल्यूएशन नहीं गिरा, वैल्यूएशन चली गई आसमान में क्योंकि बाजार को पता था अगले कुछ क्वार्टर में नंबर्स अच्छा आएंगे, वही हुआ, वैल्यूएशन मेंटेन हो गई। तो मार्केट फ्यूचर को देखकर अब इसके प्राइसेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं काफ़ी वीक है, लोअर बॉटम लोअर हाइज के साथ में स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद में दोस्तों हम कुछ कंपनीज की न्यूज़ को देखते हैं जो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है, देखते हैं क्या इम्पैक्ट होगा कल के दिन। 8:20 पर केन्स टेक्नोलॉजी की न्यूज़ है कि कंपनी QIP लेकर आ रही है, फ्लोर प्राइस है 5625, यानी इसी प्राइस के आसपास है। ठीक है, कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए 22 से 25 के बीच में 900% के रिटर्न्स, पैसे 10 टाइम्स बने हैं, वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है, हाई ग्रोथ कंपनी है। साथ में दोस्तों एक रिकवरी इसमें दिखी थी, 50% का गेन यहाँ पे दिखा था, अभी वापस से स्टॉक नीचे जा रहा है। तो काफ़ी रिस्की और काफ़ी रिवॉर्डिंग कंपनी ये है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को लेकर भी एक न्यूज़ है कि कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है 66 मिलियन रुपीज़ का। शाम को 6-7 बजे के आसपास की न्यूज़ है, तो कल इम्पैक्ट इसमें देखने को मिल सकता है। बाकी स्टॉक का प्राइस अभी नीचे से रिकवर हो चुका है अच्छे नंबर्स के बाद में। देखते दोस्तों आगे कैसा परफॉर्म ये करेगा। केपीआई ग्रीन एनर्जी को भी लेकर एक न्यूज़ है, 2.5% के आसपास ये स्टॉक गिरा है और 12 बजे के आसपास की न्यूज़ है। ठीक है, तो कुछ इम्पैक्ट इसको नहीं पड़ा इसका। 37 मेगावाट सोलर पावर का प्रोजेक्ट कंपनी ने सिक्योर कर लिया है। तो नीचे से अच्छी रिकवरी इसमें बनी थी Q4 के रिजल्ट अच्छे आने के बाद में। अब देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ ये जो भी हाई रिस्क की कंपनीज है, हाई रिवॉर्डिंग कंपनीज है, ये सब मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जैसा करेगा ना वैसा ही करने वाली है। तो अभी जो मेजर जो एक पॉइंट है जिसको देख सकता है इन्वेस्टर, वो है मार्केट। मार्केट यानी ब्रॉडर मार्केट जिसमें वॉर है, इन्फ्लेशन है और कंपनी के नंबर्स हैं, उसको भी देखा जा सकता है। एमटा टेक को भी लेकर एक न्यूज़ है, ये भी सुबह आ गई थी 11 बजे के आसपास और इसके अंदर आप देखोगे 1.5% की तेजी बनी है। कंपनी ने 90 करोड़ का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कंपनी के साथ में, जो कि रहेगा 10 साल तक। तो उसकी वजह से स्टॉक के प्राइस ने अच्छा परफॉर्म किया। 100 का पी है जो किसी लो ग्रोथ डिफेंस कंपनी का नहीं है। इसको लो ग्रोथ इसलिए बनूंगा क्योंकि इसके वाई ऑन वाई बेसिस के प्रॉफिट्स आप देख लो, मेजर सपोर्ट पे है, देखते हैं ऊपर जाने की कोशिश करता है या नहीं। बहुत अच्छी तेजी मल्टीपल होने की तो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, चाहे इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ का ही क्यों ना हो, क्योंकि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं आ रही है और वो आएगी तो ही हम इसमें मल्टीपल होने की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।